अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। 1 जुलाई से बाकायदा तौर पर जो हुकूमत ने बजट पेश किया था 2024-25 का, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और इस पर हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि ये जो बजट पेश किया गया था इसमें 1700 अरब रुपए से जायद इजाफी टैक्स लगाए गए हैं, जिससे यकीनी तौर पर महंगाई में इजाफा होगा, लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो कम होगी। दूसरी तरफ आई थिंक मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो जून के बिल बिजली के आप लोगों को मौसूल हुए थे, क्लियरली उसमें आपके होश उड़ा दिए होंगे, क्योंकि आमतौर पर पिछले साल इसी महीने में अगर किसी का बिल 5-6 हज़ार रुपये आ रहा था तो अब वो बात 20-25-30 हज़ार रुपये तक पहुंच गई है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जब इस महीने के एंड पे यानी कि जुलाई के बिल आपको मिलेंगे तो फिर आई एम श्योर कि आप गवर्नमेंट के बारे में कोई पहले भी ऑफ कोर्स कोई अच्छी बातें नहीं कर रहे होंगे, तो आई एम श्योर कि आप उनको बद्दुआएं ही देंगे। अब ये जो शहबाज इसी आगाज़ करते हैं, आई विश कि हमारे पास कोई अच्छी खबर होती। बिजली की कीमतों में हम जो मुसलसल ऑब्वियसली जो इजाफा और बताते भी रहते हैं नाजरीन को कि सालाना इजाफा होता है, क्वार्टरली इजाफा होता है, मंथली हम उसमें इंक्रीज़ करते हैं। ये जो बिजली का इजाफा किया गया 1 जुलाई से, इस पर हमने पहले भी बात की थी, एक्सपेक्टेड था, बट इसमें क्या फिर अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली आपको पता है कि IMF की ये कंडीशन भी थी, लेकिन जो इजाफा अब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, डू यू थिंक कि ये थोड़ा हैरान कुन है या पहले से थोड़ा मुख्तलिफ है? एक तो कामरान, आपने खुद जब बात बददुआओं से शुरू की है तो इसका मतलब है हालात वाकई ख़राब हो गए हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि अवाम जो है वो बददुआएं देंगी, तो दैट मीन्स कि ये जो नंबर्स आप शेयर कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता, तो उसके मुताबिक तो फिर मेरे ख्याल में दुआ तो बनती नहीं है जो आप नंबर्स बता रहे हैं। अच्छा नहीं, वो तो इतने दुख इन्होंने पहुंचाए हैं इस बजट में कि अब इनके जो दुखी बातें उस पर भी अब हंसी आती क्या है इनका। बट एनीवे गवर्नमेंट डज इट्स जॉब, हम अच्छी करती है, बुरी करती है, और हमारा ये काम है कि वो जो भी काम करें उसको आवाम को बताएं कि ये उन्होंने फैसले किए हैं, और हमारा फोकस भी ज़्यादातर पॉलिसी के ऊपर ही होता है, तो हम पॉलिसी की बात करेंगे। आपने पूछा कि ये जो नंबर्स हैं क्या ये हैरान कुन है? नहीं, हैरान कुन तो नहीं है, सिर्फ इतना ज़रूर है कि ये अब हो गया है, तो जब हो गया है तो उसका जो इम्पैक्ट है आपको ज़्यादा फील होता है। 1700 अरब रुपए के इन्होंने नए इजाफी टैक्सेस लगाए हैं, जिसमें एक मिनी बजट भी शामिल है जो 28 जून को आ चुका है और बजट के साथ ही पास हो गया। 200 अरब उसमें थे। तकरीबन 600 अरब रुपया इजाफी जो है वो बिजली के जो सारिफीन है उनसे वसूल किया जाएगा। तो 17 और 6 कितने हो गए, मुझे तो अब वो हिसाब भी नहीं, कितना 2300 अरब रुपया हो गया। गैस की जो कीमतें हैं उसमें 1 जुलाई से उसमें कमी प्रपोज हुई थी 120 से 130 अरब रुपए की, वो हुकूमत ने कमी नहीं की, उसको एब्जॉर्ब कर लिया हुकूमत ने, और उसकी बजाय जो दूसरी जगहों पे कीमतों में इजाफा होना था, टैक्सेस लगाने थे, वो इन्होंने लगाए। अच्छा, जो बजट की जो आप बात कर रहे थे, बजट में तो ऑब्वियसली इनके पास, हमने खुद भी डिस्कशन की कि मनूवर करने का ऑप्शन मौजूद था कि कहाँ पर टैक्स लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना, लेकिन वो ऑप्शन गवर्नमेंट ने अवेल नहीं किया। इस केस के अंदर डू यू थिंक कि आपने एक IMF का प्रोग्राम और लेना है, नेगोशिएशंस जारी हैं, IMF की शर्त भी है, क्या ये जो इंक्रीज है गवर्नमेंट इसको अवॉइड कर सकती थी या डैमेज कंट्रोल कर सकती थी? देखिए, जो इंक्रीज अवॉइड हो या ना हो, एक बात की बात है। जिस तरीके से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, अब ये समझा जा रहा है कि जिसकी घर में बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा है उसके पास बेतहाशा पैसा है, और उसके पास इतना पैसा है कि वो ना सिर्फ अपनी बिजली की कीमत दे, बल्कि 100 से 200 यूनिट्स तक जो या 300 यूनिट्स तक हुकूमत कम रेट चार्ज करती है, उसकी जगह पे सब्सिडी भी वो दे। ये दुनिया के शायद हम एक अजीब ही मुल्क बन गए हैं। अभी डिटेल्स तो शेयर करते हैं, लेकिन नाज़रीन यही जब लोग इक़्तिदार में नहीं होते तो इनको आवाम का दर्द है वो इनके दिलों में होता है, और जैसे ये इक़्तिदार में आते हैं तो फिर हम ये कुर्बानी देने की हमें नसीहतें करते हैं और हमें इल्तिजा भी करते हैं कि आप कुर्बानी दें। आखिर क्यों ऐसा होता है कि जब ये इक़्तिदार में नहीं होते तब इनको तो ये सारी चीज़ें महसूस नहीं हो रही होती, तब इनको कुर्बानियाँ, मुल्क की इकनॉमिक पॉलिसीज़, इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन की चीज़ें याद नहीं आ रही होती। उस वक्त भी ये सियासत कर रहे होते हैं और अब भी हुकूमत सियासत कर रही है। जो हकीकत क्या है वो तो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का क्या ख्याल था जब उनकी पार्टी अपोजिशन में थी, जब बिजली की कीमतें बढ़ती थी, वो कैसा महसूस करते थे, जरा वो सुनते हैं। यकीन मानिए, नवाज शरीफ का दिल रोता है जब वो देखता है कि गरीब आदमी इन मुसीबतों में गिरफ्तार है। मेरी रातों की नींद चली जाती है जब मुझे ये ख्याल आता है कि आपके बच्चे भूखे सोते हैं,
मेरा दिल रोता है जब बिजली का बिल आप पर बिजली बनकर गिरता है। आपको पहुंचाया जाने वाला हर जख्म नवाज शरीफ के दिल पर लगता है। जी नाज़रीन, आपने सुना साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे। उनका दिल रोता है अब या नहीं रोता, अब क्या उनकी दिल की सिचुएशन है हमें तो नहीं पता, क्योंकि पब्लिक उनके पेरेंट्स बहुत कम है और ना ही उन्होंने इसके बारे में कोई इजहार किया है। जो अभी हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले बड़ी खामोशी के साथ सर्कुलेशन के जरिए नई जो बिजली की कीमतें उसमें मंजूरी की, उन्होंने वहाँ पे उसको नई कीमतों को मंजूर किया है। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे थे कि उनका दिल रोता है। मैं अब आपको रेट्स बताने जा रहा हूँ जो इस हुकूमत ने अप्रूव किए हैं। जो पाकिस्तान का गरीब तरीन तबका है, एक तो जो बिल्कुल लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट हैं, उनके लिए तो कोई इंक्रीज नहीं है। उनकी कंजम्पशन अगर 100 यूनिट्स तक है, जिनको लाइफ लाइन कंज्यूमर्स कहा जाता है, उनके लिए जो अभी भी पर यूनिट कीमत है वो ₹7.74 तक है। अब उससे ऊपर एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी होती है जिनकी अगर मंथली कंजम्पशन जो है वो मुसलसल 6 माह तक के खास हद से ऊपर ना जाए, उसके लिए जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है उसकी कंजम्पशन भी 1 से 100 यूनिट्स तक है। जो सबसे ज्यादा इजाफा परसेंटेज टर्म्स में आया है वो इस क्लास के लिए आया है, जिसके पास पहले ही इतना पैसा नहीं होता, इतने वसाइल नहीं होते। उसकी जो पहले कीमत थी ₹7.74 फी यूनिट, 100 यूनिट्स तक की कंजम्पशन के लिए, वो होगी ₹11.69, जो इंक्रीज बनता है तकरीबन ₹3.95 या 51%। ये वो क्लास है गालिबन जिसके बारे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म अभी जिक्र कर रहे थे। इसके साथ ही जो दूसरी अगेन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर 200 यूनिट्स तक कंज्यूम कर रहे हैं, उनके लिए जो नया रेट्स है, नए रेट्स उनके लिए हैं वो ₹14.16 का एक यूनिट हो गया है, जो कि ₹4.10 इंक्रीज है, अगेन 43% इंक्रीज है। और 300 यूनिट्स का जो कंज्यूमर है उसके लिए नई कीमत है ₹23.60। यहाँ पे उसके लिए जो इंक्रीज आया है वो आया है ₹7.12 फी यूनिट। ये वो क्लास है जो जिसमें तकरीबन आपकी मेजॉरिटी जो कंज्यूमर्स हैं वो फॉल करते हैं। और कामरान, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ये तो वो थे जो मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर यही जो है और उनकी कंजम्पशन जो है वो 100 यूनिट से क्रॉस कर जाती है किसी वजह से भी पिछले 6 माह में, तो वो प्रोटेक्टेड से अनप्रोटेक्टेड की कैटेगरी में फॉल करेंगे। जब वहां पे जाके फॉल करेंगे, जो उनकी प्राइस होगी वो ₹11.70 की बजाय, मैं ये बात करूँ 100 यूनिट्स वाले कंज्यूमर की, वो हो जाएगी तकरीबन ₹23.60। फिर जो 200 यूनिट का अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर है उसके लिए कीमत हो जाएगी ₹30.70। और इसमें ना 18% GST शामिल है, ना इसमें इनकम टैक्स शामिल अगर ₹25,000 से माहाना बिल ज्यादा है, ना इसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, ना क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है, ना PTV फी है। तो ये सब चीजें डाल लें, वो बंदा जिसकी मंथली कंजम्पशन सिर्फ 200 यूनिट्स तक की है और अनप्रोटेक्टेड है, उसके लिए कीमत जो वो किधर से किधर पहुंच जाएगी, ये जो ₹31 तकरीबन बनता है, ये आपका 50-55 तक चला जाएगा। ये वो क्लास है जो हर लिहाज से गरीब और लोअर मिडिल इनकम। बिल्कुल। और उसमें आई थिंक ये जो आप प्रोटेक्टेड वाली बात कर रहे थे, एक मैं बैठे बैठे मुझे वैसे ही ख्याल आ रहा था, तो क्या ऑप्शन नहीं है कि हम भी अपने घर में कोई 10 मीटर लगवा लें, तो 100 का आएगा, तो मतलब हो सकता है उससे बचत हो जाए। इतनी इनोवेशन क्या नहीं, वो ऐसी पॉलिसी है कर सकते, वो हो सकती है। वो अगर आप इकट्ठे मीटर लगवा के मीटर लगवा लेते हैं, मीटर लगा तो और तो कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। डील करने आपके खिलाफ खबरें नहीं करेंगे 10 मीटर लगा दो। इनके ख्याल में जो 300 या 400 यूनिट बिजली सर्व करता है वो अमीर आदमी, इनकी ये डेफिनेशन है। दूसरा, आपने जो एक और मैं जरूर बात करना चाहूंगा, आप नवाज शरीफ साहब की बात की उन्होंने, आई थिंक अभी शायद उनका दिल खून के आंसू रोता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं वो ये शुक्र जरूर अदा करते होंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, आई थिंक। और सुना है कि मैंने किसी क्लोज से कि वो उस लिहाज से खुश नहीं, उनको पता है कि ये गवर्नमेंट लेना जो है दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन। वो तो उनके बस में होता तो वो ये गवर्नमेंट इनको बनाना ही ना देते। शहबाज शरीफ साहब को भी शायद वो गवर्नमेंट ना बनाने थे, हमें नहीं पता, हमें सियासी चीजों का ज्यादा नहीं पता, तो इसके हवाले से हम क्लेम नहीं करेंगे ज्यादा। बट यू आर राइट, इन हालात में गवर्नमेंट करना और इस तरह की गवर्नमेंट करना ये तो बड़ा ही एक इसमें हौसले वाली बात है। और आपको साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी और मौजूदा वज़ीर दोनों को दाद देनी पड़ेगी। एक बाइक बैठ के आप पता नहीं रो रहे हैं या नहीं रो रहे, एक अंदर बैठ के रो रहे हैं या नहीं रो रहे, आवाम को जरूर रुला रहे हैं। अगर सिर्फ कामरान आप देख लेना, जब से ये PDM की गवर्नमेंट आई है तब से जो एनुअल बेस टैरिफ में कितना इंक्रीज हुआ है, दैट इज अलार्मिंग नंबर। तकरीबन 16-17 रुपए का फी यूनिट आपका एनुअल बेस टैरिफ होता था, अब 33 रुपए का एक यूनिट हो गया जो एनुअल एवरेज बेस है। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, तमाम जो कंज्यूमर के लिए जो एवरेज प्राइस, और एवरेज होती नहीं है। जैसे अभी जो एक कीमत है आपकी ₹23.60 है, और जो मैक्सिमम कीमत है जिसके कंजम्पशन 700 यूनिट माहाना से ज्यादा है उसकी ₹48
₹84 है। तो ये एवरेज होके ₹33 का ये यूनिट और ये बनता है। एक्सक्लूडिंग टैक्सेस हैं। और ये एक और जो सारे चीज़ भी जो excluding गवर्नमेंट taxes की है, ये तो बिजली की कीमतों में फी यूनिट तो इजाफा किया है, फिर साथ उन्होंने एक फिक्स्ड जो चार्जेस Exactly. है वो भी लेकर के आए हैं। अगेन ये जो है ना कि इन्होंने एक नया सिलसिला शुरू कर लिया है कि जो आप चार्ज वसूल कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है जो कीमत, अब आप फिक्स प्राइस भी देंगे, जिसमें अभी वो, बल्कि मैं उसका जिक्र बाद में करता हूँ, पहले ये बता लें नाज़रीन को बाकी जो 3-4 कैटेगरीज हैं उनके लिए कंजम्पशन और उनकी क्या लेवल होंगे, तो कितना रेट उनको चार्ज होगा। नाज़रीन जो 301 से 400 यूनिट का कंज्यूमर है उसके लिए जो नया बिजली की कीमत उसके लिए मुकर्रर हुई है वो ₹39.15 है, जिसकी कंजम्पशन 500 यूनिट तक है उसके लिए जो नई कीमत है वो ₹41.36 फी यूनिट है। 600 यूनिट्स तक ये ₹42.78, 700 यूनिट्स तक है ₹43.92, और जो अगर 700 यूनिट से जितनी भी ज़्यादा आपकी कंजम्पशन का लेवल है तो ₹48.84 बगैर टैक्सेस के, बगैर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, बगैर PTV फी, बगैर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, बगैर इनकम टैक्स के। अब जो इसके बाद भी जो असल जो चीज़ है जिसके ऊपर मतलब हुकूमत अभी भी समझती है नाजरीन कि आप में इतनी जान है कि आप मजीद पैसे दे सकते हैं। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, जो नेपरा ने टैरिफ डिटर्मिन किया था, जो हाईएस्ट कंजम्पशन है पाकिस्तान में किसी भी कंज्यूमर की रेजिडेंशियल की, वो उनका था ₹36.31, और जो ₹48.84 हुकूमत ने अप्रूव किया। ये जो गैप है दोनों प्राइसेस के दरमियान, ये आपसे सब्सिडी ली जा रही है, आपको सब्सिडी दी नहीं जा रही। ये आपसे सब्सिडी लेके ये जो नीचे कैटेगरी है, जो जिनकी कंजम्पशन या जिनकी प्राइस जो है वो ₹33 से कम है, उनको सब्सिडी दी जा रही है। अगर हुकूमत के पास है सब्सिडी तो जरूर दे, अगर हुकूमत के पास नहीं है तो इस बात की क्या जस्टिफिकेशन है कि एक रेजिडेंशियल कंज्यूमर वो उसका जो बिजली का बिल है किसी भी वजह से ज्यादा आ सकता है। उसके घर में एक बीमार है, उसकी मजबूरी है, उसके घर में मेहमान है, उसकी मजबूरी है, अगर उसके पास एसी है तो उसने चलाना है। कुछ लोग तो उसकी राशनिंग करते हैं, एसी कब चलाना और कब नहीं चलाना। तो आप क्यों किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? जब मुल्क के अंदर हीट वेव है, क्लाइमेट चेंज है, गर्मी बढ़ रही है, लोग मजबूर हैं एसी चलाने के लिए, और आप उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, उनसे क्रॉस सब्सिडी लेकर वो पैसा उनसे लेके आप दूसरों को दे रहे हैं। बात यहां पे खत्म नहीं हो रही। ₹200 से लेके ₹1000 फी मीटर इन्होंने एक फिक्स चार्ज लगा दिया है। आखिर कोई तो होगा जो इस हुकूमत का हाथ रोक सकता, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। जिस तरीके से ये समरी अप्रूव करवाई गई, हुकूमत को बैकलैश का खतरा तो था कामरान। पहले इस तरह की समरीज आती थी इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में, वहां पे होती थी, डिस्कस होती थी, डिबेट होती थी। ECC में समरी नहीं आई, समरी डायरेक्ट गई है कैबिनेट को, और सर्कुलेशन के जरिए काबीना की मंजूरी ली गई है परसों, और उसके बाद अब ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। एक इसकी फॉर्मेलिटी रहती है नेपरा की हियरिंग की, यूनिफॉर्म टैरिफ की, वो अभी इसके ऊपर होना जो है बाकी है। एक और जो चीज़ 14 जून को कामरान एक और समरी इसी तरह की एक भेजी थी पावर डिवीजन ने कैबिनेट की अप्रूवल के लिए। उस समरी के ऊपर एतराज़ कर दिया था नेथन पोर्टर जो IMF के मिशन चीफ हैं। उस समरी के अंदर इन टैरिफ्स के अलावा एक जो नई चीज़ थी कि जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था कि ₹10.69 फी यूनिट उनको मिलेगी, उनकी कीमत कम होगी, सब्सिडी तो नहीं, वो सब्सिडी दे रहे थे। तो उन्होंने कहा था इनकी जो नई प्राइस होगी ₹35 फी यूनिट होगी। IMF के मिशन चीफ का इसके ऊपर एतराज़ ये था कि इनकी प्राइस ₹35 नहीं बनती, अगर आप उनकी क्रॉस सब्सिडी खत्म भी कर दें तो तब भी उनकी प्राइस बनती है ₹37.84। इसमें कोई ₹2.85 इसके अंदर जो सब्सिडी थी वो शामिल थी, वो उन्होंने खत्म करवाई है। तो बहरहाल ये वो उन्होंने समरी विड्रॉ की है, इसलिए IMF का एतराज़ था और नई समरी अप्रूव कर। बिल्कुल, और आई थिंक मैं ऑन अ लाइटर नोट इस सेगमेंट को हम कंक्लूड करेंगे। इन्हीं दिनों किसी के घर गया तो एसी नहीं चल रहा था वहाँ पर, तो मैंने उनसे कहा कि एसी क्यों नहीं चलाया, तो वहाँ पर वो जो बुजुर्ग थे तो वो कहने लगे कि आपको पता है कि बंदे के अंदर ना ऐसी हिम्मत होनी चाहिए कि हर मौसम से ना ये एसी वैसी आपको बीमार करता है, तो आपके अंदर गर्मी बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन असल वो कहानी जो बुजुर्ग वो बात कर रहे थे वो नहीं थी, क्योंकि बाद में उन्होंने बताया कि उनका बिजली का बिल जो है वो ₹1,10,000 आया है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब गर्मी से लड़ना सीखें, बगैर पंखे और बगैर एसी के जो है ना वो बर्दाश्त करना सीखें। यही इस पाकिस्तान में हाल है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी के हदफ तो कुछ रखते हैं लेकिन फिर अचीव नहीं कर पाते। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। 30 जून को जो माली साल ख़त्म हुआ वो इस एतबार से आई थिंक सिग्निफिकेंट था, क्योंकि पूरे साल के अंदर हमने देखा कि रिकॉर्ड जो महंगाई हमें देखने को मिली। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आपको पता है कि जो महंगाई का गवर्नमेंट भी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी एक हदफ रखते हैं, और जो उन्होंने हदफ रखा था वो अचीव नहीं कर पाए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है शहबाज के, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के कहने के ऊपर हमने बड़ी ऑटोनॉमी दी है और उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही है कि जो प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना ही मुकर्रर करदा जो हदफ होता है इन्फ्लेशन का, लेट से वो अचीव नहीं कर पाते, तो कोई है अकाउंटेबिलिटी का भी प्रोसेस उनसे पूछे। और गिवन द फैक्ट के पूरे साल आपको मैशत को आपने रोक के रखा, रिकॉर्ड आपने जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको बरकरार रखा, उसके बावजूद भी आप वो टारगेट अचीव नहीं कर सके। देखिए, हदफ जो है मौजूदा कानून के तहत वफाकी हुकूमत देती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि आपका ये हदफ होगा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको अचीव करना होता है, और यही उसका ऑब्जेक्टिव होता है। और जो उसकी सबसे बड़ी उसके ऊपर जो डिबेट थी जब कानून में तरमीम आई 2021 में, वो यही थी कि जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको टारगेट करना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं, ये वफाकी हुकूमत का काम होगा। ये IMF की डिक्टेशन थी और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ही काम करेगा, वो ये कि वो महंगाई को कंट्रोल करेगा और जो उसका टारगेट सेट होगा उसको वो अचीव करेगा। जब से ये कानून बना है तब से लेके आज तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक भी अपना जो हदफ है सालाना वो हासिल नहीं किया। जो माली साल अभी ख़त्म हुआ है अतवार वाले दिन, इसका जो हदफ था एवरेज इन्फ्लेशन रेट का जहाँ पे इन्होंने कंट्रोल करना था वो 21% था, जबकि डिस्पाइट इसके कि आखिरी 2-3 महीनों में बड़ा रैपिड उसमें एक रेट स्लो डाउन हुआ है, उसके बावजूद तकरीबन ये इनका जो रेट आया है वो एवरेज जो रेट है इनका 23% से भी ज़्यादा है, गालबन 23.4% इनका एवरेज है। तो ये अपना हदफ हासिल करने में नाकाम रहे। कानून के मुताबिक तो ये इतना ही होना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज़ कि कानून ही यही कहता है अगर हदफ आपका हासिल नहीं होगा तो आप एक रिपोर्ट देंगे पार्लियामेंट को। अब वो एक इंफॉर्मेशन है पार्लियामेंट को कि हम इन वजूहात की वजह से हम अपना हदफ हासिल नहीं कर सके, उसके ऊपर कोई पेनल्टी, कोई कुछ चीज़ नहीं है। अनलाइक इन सम कंट्रीज जहाँ पे इवन के गवर्नर को फारिग करने की भी प्रपोजल या उनका वो कानून ये कहता है कि गवर्नर को फारिग भी किया जा सकता है। ये एक आध कंट्री में ऐसे और कुछ जगहों पे बाकी और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। हमने उनसे सारा उनकी जो जिम्मेदारी थी वो ले ली, उनको सिर्फ एक जिम्मेदारी दी, वो भी वो नहीं कर रहे, और लॉ भी इस तरह का है कि उसके ऊपर ये कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब इसका जो नुकसान की आपने बात की, मैं उसी तरफ आने वाला था कि जो आपके यहाँ जो स्टेट बैंक ऑब्वियसली जब उनके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वो जो भी महंगाई का हदफ है उसको किस तरह से अचीव करना है, और हमारे यहाँ ऑब्वियसली एक और पूरी दुनिया में भी एक रिलेशन है आपका इंटरेस्ट रेट्स के साथ कि जब आपकी महंगाई बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। बट पाकिस्तान के केस में इट्स अ यूनिक केस के आपने इंटरेस्ट रेट पूरे साल 22% रखा, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई जो है वो कम नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम कि आप जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट को एक जगह पे बरकरार रखे, उसका नुकसान ये है कि आपकी मैशत भी नहीं चल रही, लेकिन जो असल ऑब्जेक्टिव है चलें मैशत आपकी बेशक रुक जाए लेकिन महंगाई कम हो जाए तो चले कोई तो फायदा हुआ ना, लेकिन वो भी फायदा नहीं हो रहा। मसला ये है कि जो चीज़ देखने वाली है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हमसे ज़्यादा पता है, हम तो कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, दे आर द एक्सपर्ट्स। उनको पता है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो हुकूमत पाकिस्तान और IMF की पॉलिसीज़ की वजह से बढ़ रही है। महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि आपकी जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी है। महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। महंगाई इसलिए बढ़ रही है, अब जो फूड इन्फ्लेशन वैसे तो कम हो गई है, जो ये वाली साल खत्म हुआ है, कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि मुल्क के अंदर कुछ चीज़ों की शॉर्टेज थी, प्याज की, आलू की, बाकी चीज़ों की, सब्जियों की, रुपए की फिर बेकदरी है, रुपया तो बाय एंड लार्ज आपका स्टेबल हो गया, बट जब होता है तो स्टार्ट में उसकी ये वो फैक्टर्स हैं। मतलब इसमें जो करेंसी है इन सर्कुलेशन, या वो एक होता है कि डिमांड एंड सप्लाई, के पैसा ज्यादा है लोगों के पास और सप्लाई कम है तो उसको चेज करते हैं उस सप्लाई को, तो उसमें डिमांड जो है वो एक फैक्टर होता है, सप्लाई भी एक उसके अंदर फैक्टर होता है। यहाँ पे वो फैक्टर्स काम नहीं कर रहे। यहाँ पे जो है लोगों ज़्यादातर कैश बेस्ड आपकी इकोनॉमी है। एक ही यहाँ बारोवर है, वो है हुकूमत पाकिस्तान, जो कि सारा पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो पंप करती है कमर्शियल बैंक्स में, और वहाँ से कमर्शियल बैंक से फेडरल गवर्नमेंट वो पैसा उठा रही है। तो उसके तो बिहेवियर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी जो बोरविंग्स हैं वो रैकेट हो रही हैं, और हम कल के प्रोग्राम में इसके ऊपर एक सेगमेंट करेंगे भी कि कैसे एक महीने में इनकी जो है वो बोरविंग बढ़ी है फेडरल गवर्नमेंट की, उसके बिहेवियर पे कोई चेंज नहीं आ रहा।
और फायदा कौन ले रहा है? सिर्फ कमर्शियल बैंक्स, जिनके जो प्रॉफिट्स हैं, जो इस साल के एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो 2000 अरब रुपए के करीब उनके एस्टिमेट्स आ रहे हैं। नंबर्स तो जब आएंगे फाइनल तब की बात है। और बैठे बिठाए और 22% आपका इंटरेस्ट रेट हो तो बैंकों को क्या करने की जरूरत नहीं। अच्छा, वो भी स्टेट बैंक उनको पंप करता है पैसा, उनको प्रिंट करके देता है, वो वही पैसा उठा के वो फेडरल गवर्नमेंट को दे देते हैं ऑन एन एवरेज 1 से 1.5% ज्यादा रेट के ऊपर, और बैठ के वो पैसा बना रहे हैं वो। अब हालांकि बैंकों का काम होता है कि आप प्रोडक्टिव सेक्टर्स में फाइनेंसिंग करते हैं। इस केस के अंदर जब आप बैठे बिठाए आपको इतना जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है और गवर्नमेंट गारंटीड आपको वो रिटर्न तो करना ही करना है, तो फिर बैंक्स क्यों इस तरह की स्कीम्स लॉन्च करेंगे जिसमें आप इनकरेज करें जो बिजनेसमैन हैं या नए जो लोग आने वाले हैं कि वो पैसा लेकर के मतलब फाइनेंसिंग करवा के आप कोई नया बिजनेस शुरू करें? इसी चीज को डिस्करेज करने के लिए वो जो एक इनका था ना एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो वाला टैक्स 15% जो एडिशनल टैक्स इनकम टैक्स लगा हुआ बैंक्स के ऊपर, उसको ख़त्म करने की एक जो मूव चलाई थी खामोशी से, फिर मैंने खबर की और वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया और वो जो बजट को वो चीज़ पास नहीं हुई 28 जून को, तो वो रुक गया था। वो जो टैक्स लगा है 10 से 15% इजाफी, वो इसी मकसद के लिए लगा था कि अगर बैंक्स फेडरल गवर्नमेंट को लैंडिंग करेंगे और प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग नहीं करेंगे तो उनको इजाफी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। चूंकि वो कर ही गवर्नमेंट को लैंडिंग रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग करने का कोई मूड नहीं है उनका, तो इसी वजह से वो बजाय इसके कि अपने बिहेवियर में चेंज लेके आए, वो टैक्स खत्म करवाने पे चले हुए थे। वो अगर ना खबर होती तो हुकूमत का 60 से 90 अरब रुपए का सालाना नुकसान था, जो काम रुक गया। अब कामरान, जो बजट में जिस किस्म के इकदाम हुकूमत ने किए हैं, दैट इज़ अगेन अ मैटर ऑफ कंसर्न। उससे जो इन्फ्लेशन जो है वो अब उस चीज़ें जो हिट होना शुरू हो गई। हमने बिजली के बारे में तो बात की, जो एक बहुत बड़ा इशू था बजट के अंदर वो था दूध के ऊपर जो टैक्स है। अब आपने देखा होगा कि मेरा ख्याल कल की इंटरनेशनल किसी की वायर की भी एक स्टोरी आई थी कि कराची के अंदर अब जो दूध की कीमत है सेल्स टैक्स लगने के बाद वो पेरिस से भी ज़्यादा है। तो उस वक्त जब 18% GST लगा दूध के ऊपर, और मैंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना से सवाल किया कि आप 18% GST लगा के जो 75 अरब रुपये इकट्ठा करेंगे, जो आपने पार्लियामेंटेरियंस में बांटना है, तो क्या आपका ये फैसला सही है? आपके मुल्क में स्टंटिंग है वो 40% है। उन्होंने कहा जी ये तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स जो है वो ये दूध इस्तेमाल करते हैं, वो इसकी कीमत देना बर्दाश्त कर सकते हैं। अब जो कीमत में इजाफा किया है तमाम जो कंपनीज हैं जो मिल्क की, उसमें उन्होंने 75 रुपए तक फी लीटर या 25% कामरान दूध की कीमत में इजाफा हो गया। एक झटके में 370 रुपए का एक डिब्बा दूध का आपको मिलेगा। अब उसमें 18% GST है, अगर वो अनरजिस्टर्ड को सेल करते हैं उसके ऊपर 4% एडिशनल GST है, और अगर वो रिटेलर को सेल करते हैं वो भी अनरजिस्टर्ड है, जो है अनरजिस्टर्ड सबको पता है, उसके ऊपर 2.5% एक और विद होल्डिंग टैक्स है। तो मिला के 24.5% टैक्सेस बनते थे, उन्होंने 25% बढ़ा दी उसकी कीमत। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। आपने देखा कि जो पेट्रोलियम जो आपके जो डीलर्स हैं, जो पेट्रोल पंप्स हैं, वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी ये टैक्स लगे। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर पहले ही एक कमीशन टैक्स लगा हुआ है 233 का, आप ये एक और नया टैक्स लगा रहे हैं। सीमेंट के ऊपर उन्होंने 2 रुपये फी बोरी फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। सीमेंट की कंपनीज ने मेरा ख्याल है 100 रुपये वो बनाए फी बोरी कीमत में इजाफा करेंगे। सीमेंट की जो कारखाने हैं उन्होंने 125 रुपये फी बोरी उसमें इजाफा कर दिया। उनका जी ये तो FED लगी है ना, उसके अलावा जो और हमारे ऊपर टैक्सेस लगे हैं उसका भी इम्पैक्ट है, तो हम ये कीमत बढ़ा रहे हैं। लग ऐसे रहा है कि जो भी बजट बनाया और जो बनाने वाले हैं उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। और हमें नहीं पता कि अगस्त में जो इसकी नाजरीन इसकी जो रीडिंग है इन्फ्लेशन की अगस्त में क्या आती है। जो एनुअल रेट जो जून में तो है वो तो 12.3% है, और इस माली साल का जो टारगेट है वो 12% है, जो कि बाय ऑल मीन्स हुकूमत हासिल नहीं कर सकेगी। लेकिन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो भी नंबर अनाउंस करे अगस्त में, जुलाई का जो नंबर होगा वो इसलिए कम होगा क्योंकि PBS एक बास्केट जो है उसकी जो कीमतें होती हैं उसकी वो प्राइसेस मॉनिटर करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं जो कि उस बास्केट के अंदर शामिल नहीं है। और जिस तरीके से बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, हर खाने पीने की चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ, इवन के अगर पाकिस्तान में फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की शॉर्टेज है और अब हम अफगानिस्तान से अगर उसको इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर भी इस बजट में 18% GST लग गया है। अब हमें नहीं पता कि उसकी प्राइसेस कैसे और कब डिटर्मिन और कितनी बढ़ेंगी। मतलब बॉटम लाइन इज कि अब आवाम की बस हो चुकी है। आवाम मजीद ना टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही वो महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। चूंकि हमारे यहाँ उस तरह का मजाज नहीं है कि लोग बाहर निकल के एहतजाज करें, इसलिए हुकूमत ये समझ रही है कि अवाम अभी भी इन चीज़ों को बर्दाश्त करने की उनमें सख्त है। यही वजह है, एक तरफ टैक्सेस लग रहे हैं और दूसरी तरफ इसी पिसी हुई अवाम से हुकूमत
सब्सिडी लेके दूसरी जो क्लास ऑफ द सोसाइटी है उसको सब्सिडी भी पे करिए। बहरहाल यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, कि ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि PMLN की अपनी जो अंदर की सियासत है वो किस हद तक उसमें इजाफा हुआ है, कैसे इनके अंदर रिफ्ट बढ़ चुकी हैं और उसका इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे शहबाज कह रहे थे कि लगता ये है कि जिस तरीके गवर्नमेंट मुश्किलात से दो चार है तो इनके आपसी जो इख्तलाफात हैं वो भी पब्लिक के सामने आना शुरू हो गए। इस हफ्ते हमने देखा एक्निक जो एग्जीक्यूटिव कमेटी नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की है उसका इजलास हुआ और उसकी सदारत की जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब ने। वैसे तो चेयरमैन आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी हुई फॉरेन ऑफिस ने जारी की थी क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कोई और इंगेजमेंट थी तो इसलिए इसहाक डार साहब ने वो चेयर की। अब जो कंट्रोवर्सी बनी है कि उस प्रेस रिलीज के अंदर जो आपने ऑब्वियसली खबर की, दो के बीट तो मेरी है फॉरेन ऑफिस, लेकिन जाहिर है कि एजेंडा जो है क्योंकि डार साहब तो आपके मतलब लाइफ लॉन्ग पार्टनर हैं, तो उस लिहाज से आई थिंक कि जो खबर थी उसके अंदर कि उन्होंने जो मेन लाइन रेलवे जो एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट बड़े अरसे से CPAC के अंडर एक डिले का शिकार है, तो उसको उन्होंने जो रिवाइज्ड भी बात हो रही है प्रोजेक्ट की उसको अप्रूव नहीं किया एक्निक ने। लेकिन उसके बाद फिर प्लानिंग जो हमारे मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया, वो बड़ा अजीब था, उन्होंने उनको रिबट कर दिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को। ये क्या प्राइम मिनिस्टर को रिबट कर दिया। देखिए, ये अगर आपकी बीट है उसके दो हल है। एक तो ये कि आप टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे तो इसलिए आपसे हम काम नहीं करवाएंगे, हम खुद ही काम कर लेंगे। दूसरा उसका भी हल निकाल लिया है। जिस आगडार साहब की मुझे कॉल आई थी स्टोरी के बाद, वो कह रहे हैं कि राना साहब आपने इसको फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट नहीं कहना, आपने इसको मेरे ऑफिस की स्टेटमेंट कहना है। तो जो स्टेटमेंट आई थी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आई थी, तो फॉरेन ऑफिस को तो हम इसको बिल्कुल इसमें साइड पे कर। इशू फॉरेन ऑफिस का जो ग्रुप है उन्होंने की थी इशू चूंकि वो और मीटिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही हुई थी। उन्होंने कहा चूंकि बाय वर्च्यू के मैं उधर बैठता हूँ इसलिए उन्होंने जारी कर दी, बट ये स्टेटमेंट थी। वो कह रहे आप इसको फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट को उन्होंने रिबट नहीं किया, उन्होंने जो हमने स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया। नाज़रीन, कामरा ने आपको सारी कहानी तो बता दी। ML1 प्रोजेक्ट को पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट कहा जाता है और गुज़श्ता 5-6 साल से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इसके ऊपर बिडिंग का आगाज़ हो जाए, फाइनेंसिंग मिल जाए, लेकिन चीन की तरफ से अभी तक इस पे ना उन्होंने बिडिंग की डेट दी और ना फाइनेंसिंग की। फिर भी हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट को मंजूर करके वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पहले किसी तरीके से इसको पिच किया जाए चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को। प्रोजेक्ट अप्रूव जो एक डाउनवर्ड रिवाइज कॉस्ट थी, आपको पता है कि $6.7 अरब पे हो गया था अप्रूव, लेकिन जब ये एक्निक के सामने मामला गया तो इसहाक डार साहब ने इसको अप्रूव नहीं किया, उन्होंने डेफर किया और डेफर करके कहा कि जी इसको फेजेस में लेके और चाइनीज के साथ हमारी ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं हो सकता, तो आप इसकी फेजेस बनाएं। वो हमने स्टोरी की, उसकी जो स्टेटमेंट आई थी प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आई थी। अच्छा, उसके ऊपर प्लानिंग मिनिस्ट्री ने रिबट किया कि नहीं जी ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्निक ने डेफर नहीं किया। ये एक बहुत ही अनयूजुअल चीज थी कि जो इनके अपने अंदर के मामला थे वो सामने आए, प्लानिंग मिनिस्ट्री खड़ी हुई अगेंस्ट द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उनको रिबट किया उन्होंने। इसके जब ये स्टोरी छपी तो डार साहब के से फिर मैंने आज रब्ता किया तो डार साहब ने कहा जी कि एक्निक ने ये प्रोजेक्ट डेफर कर दिया, तो आज की डेट तक ये प्रोजेक्ट डेफर्ड है। अब मामला जो भी हो, इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, इसके ऊपर जो उसकी हो रही है बदनामी हो रही है वो पाकिस्तान की हो रही है। ये मेरा ख्याल है कि प्लानिंग मिनिस्ट्री की तरफ से ये अनकॉल्ड फॉर था कि एक चीज जिसकी बाकायदा फैसला भी वही हुआ है और उसकी एक स्टेटमेंट भी आ गई है कि वो डिड नॉट क्लियर का लफ्ज वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, तो प्लानिंग मिनिस्ट्री को इसको रिबट नहीं करना चाहिए था। जो भी मामला है हुकूमत को चाहिए कि अपना मामला इंटरनल ये सॉर्ट आउट करे, क्योंकि कल फिर जब मीडिया ये चीज रिपोर्ट करता है तो फिर क्रिटिसिज्म मीडिया के ऊपर आता है जी कि आप लोग नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं। पर यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बजाय वापस आएंगे तो बात करेंगे कि यूके में जो इलेक्शन में सरप्राइजेस आए हैं उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 2024 का जो साल है ये कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया में इलेक्शन का साल है। हमने देखा कि साल के आगाज़ में बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए, ईरान के अंदर पार्लिमानी इलेक्शंस हुए, फिर बाद में ऑफ कोर्स उनके सदर की जो हलाकत हुई थी
हेलीकॉप्टर के हादसे में, उसके बाद दोबारा वहाँ पे सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। फिर भारत के अंदर हमने देखा कि इंतखाबात हुए, फिर उसके साथ रशिया के अंदर इंतखाबात हुए, फिर यूरोप के कई ममालिक में इंतखाबात हुए हैं, आगे होने भी जा रहे हैं, और इस साल के एंड में अमेरिका के अंदर भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो इससे बड़े पैमाने के ऊपर ऑब्वियसली जब इलेक्शंस होते हैं तो फिर जो नई गवर्नमेंट्स आती हैं तो ओवरऑल तब्दीली भी आती है, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। कल बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात हुए। बरतानिया जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी समझा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम है हमने बरतानिया से ही इम्पोर्ट किया है। तो जो नताइज सामने आए हैं ऑफ कोर्स वो एक तो हैरान कुन इसलिए नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी ये सर्वेज आ रहे थे कि जो हुक्मरान जमात थी कंजर्वेटिव उसको शिकस्त होगी, लेकिन जिस तरीके से शिकस्त हुई ऑब्वियसली वो एक बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री के 14 साल के बाद अब दोबारा जो लेबर पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका झुकाव जो है सेंटर लेफ्ट की तरफ है, तो वो जमात जीती है। और शहबाज इतना स्विफ्टली वहाँ पर, एक तो निज़ाम है, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आज कल इलेक्शंस हुए थे, आज नताइज का ऐलान हुआ। उसके बाद जो ऋषि सुनक थे, मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेप डाउन किया 10 डाउनिंग स्ट्रीट से। वो किंग चार्ल्स से मिले, अपना रेजिग्नेशन दिया। इमीडिएटली किंग चार्ल्स ने इनवाइट किया जो लेबर पार्टी के हेड थे कायर स्टामर, और उनको दावत दी कि आप प्राइम मिनिस्टर के लिए करें प्रोसेस शुरू। फिर उन्होंने भी कौम से खिताब किया और विद इन आवर्स ये सारा जो ट्रांजिशन है वो कंप्लीट हो गई। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कि ऋषि सुनक ने एक्सेप्ट किया डिफीट के, यस कि हमें ओपनली कि हम फेल हो गए हैं, बट एट द सेम टाइम उसने कहा कि हमारे जो डिफरेंसेस थे, जो अब जो अगले प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, बट ही इज़ अ डिसेंट मैन। तो जो नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ऋषि सुनक की तारीफ की कि ये पहले एशियन है जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि जो भी मुल्क को मसाइल से निकालें, कामयाब नहीं हुए, दैट उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था जो हमारे यहाँ आपको पता है कि कोई धांधली का इल्ज़ाम वहाँ पे नहीं लगा। इलेक्शंस हुए, नताइज आए, हारने वाली पार्टी ने तस्लीम किया, जीतने वाली पार्टी ने उसमें भी एक आप कह लें कि मैग्नानिमिटी शो की। तो ये एक थोड़ा सा वहाँ पे फॉर्म लगता है ना 45 है ना फॉर्म 47 है। हाँ। और ना ही वहाँ पे लगता है कोई कुछ इंस्टीट्यूशंस का रोल है, इसलिए बड़े स्मूथली सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया और कोई झगड़ा नहीं हुआ। बट ये जो कंजर्वेटिव से अब गवर्नमेंट जा रही है लेबर पार्टी को, तो इसमें फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से आप क्या देख रहे हैं कि मेजर कुछ चेंजेस, डू यू एक्सपेक्ट सम चेंजेस देयर, या कि एक उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है यूके की वो ऐसा सच रहेगी? खासतौर पर जो मसला है पैलेस्टाइन का है, एक इशू है सबसे बड़ा, फिर मिडल ईस्ट की पॉलिसी है, फिर एशिया की पॉलिसी है, तो हाउ डू यू सी दैट? देखें, जो लेबर पार्टी है इनके पहले जो हेड थे वो जर्मी कॉर्बिन, वो एक्सट्रीम उन्हें कहा था जो लेफ्टिस्ट समझे जाते थे, और उनको इसीलिए पार्टी की सदारत से हटना भी पड़ा क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था फ़लस्तीन के हवाले से और उन्होंने कहा कि ये तो यहूदियों के ख़िलाफ़ हैं। और उसके बाद जो कायर स्टामर हैं ये पार्टी लेबर पार्टी के हेड बने। इंटरेस्टिंगली जर्मी कॉर्बिन एज एन इंडिपेंडेंट वो इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन वो जीत गए हैं, दो कि अब लेबर पार्टी में वो नहीं है। इनकी जो पॉलिसी है, क्या कोई तब्दीली आएगी? आई थिंक जो ओवरऑल बड़ी पॉलिसी है, मसलन यूके नेटो का हिस्सा रहेगा, यूक्रेन के हवाले से उनका स्टांस है वो अपनी जगह पे कायम रहेगा, फ़लस्तीन के हवाले से भी आई डोंट थिंक सो कि देयर विल बी अ चेंज, क्योंकि ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं इन्होंने भी कुछ माह पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इजराइल का राइट है कि जो हमास ने हमले किए थे उसके जवाब में वो कार्रवाई करे। एट वन पॉइंट इवन कि उन्होंने सपोर्ट भी किया था कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को अगर इजराइल जो है वो ब्लॉक करता है, लेकिन वहाँ से बड़ा फिर पब्लिक बैकलैश आया। वहाँ पे आपको पता है कि बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, फिर थोड़ा सा उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को चेंज करने की कोशिश की। तो इससे शो करता है कि आपको पता है कि कोई बड़ी जो पॉलिसी शिफ्ट है वो आपको नज़र नहीं आएगी। हाँ, एक ज़रूर है, कहा यह जाता है कि शायद जो अगर इस साल के आखिर में ट्रंप सदर बन जाते हैं अमेरिका के, तो लेबर पार्टी का उनके साथ कोई शायद इतना कोई तालमेल नहीं मिलता, तो हो सकता है कि वो थोड़ी सी आपको एक हिकअप नजर आए, लेकिन ओवरऑल एक्सपेक्टिंग की जो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी वो ऐसा नहीं है। बट इसमें 2-3 जो अहम ऑब्जर्वेशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दो कि ये इलेक्शंस हुए हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम समझते हैं। इसमें जो एक डेवलपमेंट हुई है, एक तो जो टर्न आउट है, कहा यह जा रहा है कि 1885 के बाद सबसे लोएस्ट टर्न आउट रहा है। तो वहां पर यह कंसर्न है कि इसका मतलब है कि लोगों का जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, वहां पर जमहूरियत से एतबार उठता जा रहा है। तीसरा, इसके अंदर एक और जो डेवलपमेंट हुई है कि एक वहां पर रिफॉर्म पार्टी है, आप कह सकते हैं कि इंतहाई वो एक्सट्रीमिस्ट और राइट विंग जमात है, नाइजल फराज उसके हेड हैं। वो पहली मरतबा 8वीं अटेम्प्ट में वो मेंबर बने हैं, उनकी पार्लियामेंट के बन गए हैं।
4 सीटें उन्होंने जीती हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो पॉपुलर वोट है वो तीसरी बड़ी जमात बनकर उभरी है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह यूरोप के अंदर राइट विंग जो जमातें हैं वो उभर रही हैं, बरतानिया के अंदर भी ये चीज सामने आ रही है। तो ये भी आई थिंक स्कॉटलैंड में भी ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट आया है। जी, और स्कॉटलैंड में जो मेन जो उनकी पार्टी थी वो इसी वजह से लेबर पार्टी को इतनी कामयाबी मिली है कि क्योंकि वहां पर जो स्कॉटिश जो नेशनल या ग्रीन जो पार्टी थी उसको बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई। उसमें एक और जो चीज़ हम अपनी मैशत की भी तो बात करते हैं कि वहां पर जो बड़े इश्यूज थे उसमें जो इप्सॉस ने एक सर्वे किया था जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, तो जो 5 बड़े इश्यूज आइडेंटिफाई किए वहां पे जो हेल्थ केयर और नेशनल हेल्थ सर्विसेज है 41% का ख्याल था कि ये सबसे बड़ा इशू। और उसकी वजह है कि जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं वहां पे जो वेटिंग लिस्ट है मरीजों की, जो आपको कोई भी सर्जरी करवानी है, इलाज करवाना है, 7.6 मिलियन पीपल यानी कि 76 लाख मरीज वेटिंग लिस्ट में है। और एवरेज जो वेट है 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक आपको इंतजार करना पड़ता है अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में आपने अगर इलाज करवाना है। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट, हम अपने मुल्क पे तो तनकीद करते हैं, अगर आप कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप हॉस्पिटल्स में वहां पे जाएंगे, जो इमरजेंसी का जो वेट है वो एवरेज पहले 6% लोगों का ख्याल था कि 4 घंटे उनको इंतजार करना पड़ता है। वो जो परसेंटेज है अब बढ़कर 45% होगी, यानी कि 45% लोगों का ख्याल है कि उनको 4 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में वहां पे जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर इकोनॉमी बड़ा इशू था, तीसरे पे इमिग्रेशन, चौथे पे इन्फ्लेशन और 5वें पे जो हाउसिंग। तो इसलिए जो नए जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। ये वो बरतानिया नहीं है जो माजी का बरतानिया होता था, जो जिसका कभी सूरज डूबता नहीं था। ये अब काफी मसाइल से दो चार जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो उनका इम्तिहान जो है वो अभी शुरू हुआ है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।